Aspirants, I hope that you all are doing well. Today we are going to start our chapter number 2 from class 7th NCERT Political Science, which is role of government in health. So in this chapter बच्चे we are trying to study कि क्या कैसे रोल होता है सरकार का, गवर्नमेंट का हमारी हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं, थोड़ा बहुत हम जानेंगे। प्राइवेट मतलब पूरा चैप्टर ही इस बेसिस पे है, the difference between private hospital and public hospitals and how both of them function, किसको कौन अफोर्ड कर सकता है, क्या चीज़ किस तरीके से चलती है बेसिकली मेनली, है ना। और किस तरीके से कि हेल्थ जो है वो ये डिपेंड नहीं करना चाहिए कि किस इंसान के पास कितना पैसा है, सिर्फ अमीर ही हेल्थ को अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये चीज़ शुड नॉट बी देयर। और ये किसकी जिम्मेदारी होती है? गवर्नमेंट की। हर पर्सन एक बेटर हेल्थ केयर डिजर्व करता है एंड इट इज़ द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट एवरीवन कैन एक्सेस इट, राइट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे वी आर गोना सी that how people are doing things and how they're maintaining etc etc. Got my point? So starting में ही यहाँ पे देखो दिया गया है, एक डेमोक्रेसी में लोग एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो उनके हित में काम करे, उनके लिए वेलफेयर के लिए काम करे, उनके अच्छे के लिए काम करे, है ना। गवर्नमेंट वो काम कई तरीकों से कर सकती है, वो एजुकेशन के थ्रू कर सकती है, हेल्थ के थ्रू कर सकती है, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग या फिर डेवलपमेंट ऑफ रोड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। इस चैप्टर में स्पेसिफिकली पहले ही बता दिया है कि डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं हम उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ चीज़ें करे, हमारे वेलफेयर में काम करे, बिकॉज दैट इज़ सरकार का काम ओनली ना, ठीक। और फिर बाकी हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है हेल्थ रिलेटेड, क्या मीनिंग हो गया हेल्थ का, सब हेडिंग्स वगैरह सब, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। यहाँ पे चलो आप, तो इफ़ यू कैन सी, देखो यहाँ एक आई थिंक ये ऑपरेशन थिएटर है ना, और this is an ambulance and ये एक हॉस्पिटल बेड है। तो अभी कुछ चीज़ें तो हमें लग रही हैं कि ये हेल्थ, आई थिंक ये भी एक डॉक्टर किसी को चेकअप कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हेल्थ हमें पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं यही देखूं कि ये लोग देखो कितना, ये जो स्लम एरिया टाइप का लग रहा है, यहाँ पे क्या क्लीनिनेस है? नहीं है। तो क्या ये एक एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ है? राइट। यहाँ पे जो भी हो रहा है, इन्हें दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ रहा है, आई एम नॉट इवन श्योर कि इन्हें क्लीन वाटर एक्सेस हो रहा है कि नहीं। तो क्या ये हेल्थ का एक एस्पेक्ट आता है? क्या ये भी हेल्थ का एक पार्ट है? यहाँ अगर आप देखो तो जो खाना ये जैसे बना रहे हैं, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, ठीक है, दे डू नॉट हैव अ LPG सिलेंडर और वट एवर, तो क्या ये एक तरीके का हेल्थ का एस्पेक्ट है? क्या ये हेल्थ में आता है? क्या ये हेल्थ का पार्ट है? ये दूर दूर जाके नलों में पानी भर रहे हैं, यहाँ पे लाइन लगी हुई है, यहाँ पे एक इस तरीके का एरिया है, क्या ये हेल्थ का पार्ट है? ऑल दीज क्वेश्चंस यू, मतलब ये सारे क्वेश्चंस मैं क्यों पूछ रही हूँ, व्हाई एम आई आस्किंग यू दीज क्वेश्चंस, बिकॉज हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता क्योंकि कि आप डिजीज फ्री हो, क्या आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है, हेल्थ का मतलब है यू आर ओवरऑल हेल्दी, यू हैव हेल्दी लिविंग कंडीशंस, यू हैव हेल्दी income, you have healthy relationships with people around you. You're getting my point? Health is a much more broader concept. आप हेल्थ को बहुत तरीके से, यहाँ पे भी देखो क्या लिखा है कि आप बहुत तरीकों से सोच सकते हो कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ का मतलब होता है कि हमारी एक एबिलिटी जिससे हम इलनेस से फ्री रह सकते हैं, इंजरीज से फ्री रह सकते हैं, यानी कि ना तो हमें कोई बीमारी है, ना तो हमें कोई चोट वोट लगी है, कोई इंजरी है। लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीजेस से नहीं होता, ठीक है, कि आपको कोई बीमारी नहीं और आप हेल्दी हो, ये मतलब नहीं है हेल्थ का। हेल्थ एक बहुत ब्रॉडर टर्म है। हम कई बार इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि सारी ही सिचुएशंस, मोस्टली जो ऊपर हमने पिक्चर्स देखी, वो मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस हमारी हेल्थ से रिलेटेड होती है। कैसे होती है? डिजीजेस के अलावा हमें और भी अदर फैक्टर्स के बारे में सोचना पड़ेगा जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हमें पीने का साफ पानी मिले, है ना, और हमें पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, तो क्या हम हेल्दी नहीं होंगे? क्या हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा नहीं? क्या हम हेल्थ अच्छे नहीं हो पाएंगे? हो जाएगी ना। तो क्या साफ पानी, साफ इन्वायरमेंट एक पार्ट ऑफ हेल्थ है ना, राइट। सो वी आर लाइकली टू बी हेल्दी फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ना। और वहीं अगर आप देखो किसी को इनफ खाना ना मिले खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? उसको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा ना, वो अंडर नरिश्ड हो जाएंगे ना, राइट। और अगर मान लो किसी को
क्रैम्प सिचुएशंस में रहना पड़े, गंदी एरिया में रहना पड़े। हमने जब पहला वाला चैप्टर पढ़ा था, अभी ऑन इक्वालिटी पढ़ रहे थे हम, तो कांता जिस स्लम में रहती थी वहाँ पे कितना कूड़ा कचरा फैला हुआ था, राइट? तो उसकी बेटी बार-बार बीमार पड़ रही थी ना, कूड़े वगैरह की वजह से पड़ रही थी ना, क्यों? उसे बीमारियाँ फैल रही थी, राइट? सो दे विल बी प्रोन टू इलनेस। अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से चीज़ें रहेंगी जिसमें कि आपकी लिविंग कंडीशंस बेकार हैं, आपको इनफ एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा, सो यू विल बी सिक, राइट? यू विल बी प्रोन टू इलनेस। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम लोग एक्टिव रहें, अच्छे रहें, गुड स्पिरिट्स में, हमारा मूड अच्छा रहे। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो अपने आप मूड अच्छा होता है, और अगर तबीयत खराब होती है तो कैसे चिड़चिड़ घूमते रहते हैं, राइट? सो इट इज़ अवर प्रायोरिटी, ठीक है, कि हम ये सब चीज़ें करें। और ये कैसे होगा? जब हर चीज़ हमारे आसपास की लिविंग कंडीशंस अच्छी होंगी, साफ पानी, साफ एनवायरनमेंट, ठीक है, इनफ एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? साफ रहने की जगह, ठीक है, सो दैट हम अच्छे रहें, हमारी स्पिरिट्स अच्छी रहें, और ये ना हो कि हम डल हो गए हैं, इनएक्टिव हैं, एंग्शियस है, हर वक्त चिड़ मच रही है, ठीक है, डर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए हमारा मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। तो ये सारे ही एस्पेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ के, ठीक है, जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारी लाइफ के, ये सारे दीज आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ। गॉट माई पॉइंट? हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता दैट यू विल बी फ्री फ्रॉम इलनेस। हेल्थ का मतलब होता है दैट आप हर तरीके से हेल्दी हो, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में यू आर डूइंग वेल। गॉट माई पॉइंट? हेल्थ इज़ अ मच मोर ब्रॉडर टर्म। अब यहाँ पे हेल्थ केयर की बात करते हैं। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं कि इंडिया में हेल्थ केयर कैसा है। सो इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस इंडिया में हैं, जिसमें से कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हम प्रोड्यूस करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर। कम से कम 15,000 डॉक्टर्स हम हर साल निकाल देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो ज़्यादातर जाके अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं, और जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको या तो बहुत लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता है डॉक्टर्स के पास। तो जो नंबर ऑफ डॉक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरियाज। तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उतना, सारे के सारे जाके क्योंकि अर्बन एरिया में सेटल हो जाते हैं, तो रूरल एरिया वाले लोगों के पास बचता ही नहीं है कुछ। You're getting my point? We have doctors, but do we have the distribution for that? We don't have that, ठीक है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी हैं 1950 से लेके अब हमारे पास 2000s में आके कम से कम 18,218 हॉस्पिटल्स बन चुके हैं। बहुत ज़्यादा बड़े हमारे पास हॉस्पिटल आ चुके हैं, मतलब सब्सटेंशियली ग्रो किया है, ठीक है। लेकिन 5 लाख लोग कम से कम हर साल मर जाते हैं टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से, और ये नंबर चेंज ही नहीं हुआ है इंडिपेंडेंस से। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से लेके अब तक कम से कम 5 लाख लोग हर साल ट्यूबरकुलोसिस से मर जाते हैं। And almost 2 million cases of malaria are reported every year, and this number is not decreasing. What's the problem over here? हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, फिर भी क्यों हमारी हेल्थ अच्छी नहीं हो पा रही है? You're getting my point? What I'm trying to say over here, what the chapter is trying to make you understand. इंडिया में बाहर से, अच्छा, आई डोंट नो इफ यू नो दिस बट दिस हैपेंस, ओके, दिस इज, इंडिया में बाहर से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आता है स्पेशली अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों को पड़ता है वो चीज़ सस्ता, और इन्हें मिलते हैं बहुत बेस्ट टू बेस्ट डॉक्टर्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी हम अपने ही लोगों को पीने का पानी नहीं अफोर्ड करा पाते हैं, और जो 2.21% जो भी पूरा कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं वो सारी वाटरबोर्न डिजीज़ होती हैं, जैसे कि डायरिया, वॉर्म्स, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा। सफाई हम रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सफाई हम रख नहीं पा रहे हैं, मलेरिया फैल रहा है, टीबी फैल रहा है, गाँव में लोगों के पास डॉक्टर की कमी है। तो ये सारी चीज़ें किसकी जिम्मेदारी है? कौन इनको सेट आउट करेगा? सरकारी तो करेगी। और इंडिया 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन है वर्ल्ड में, और एक लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन भी है, लेकिन फिर भी हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एन एडिक्वेट फूड टू ईट एंड आर अंडर nourished. So we have the economics, we have the resources, we are doing everything, हर चीज़ है हमारे पास अवेलेबिलिटी में, लेकिन फिर भी क्यों हमारी जो जनता है, जो population है, they are still suffering for their health? Why is this happening? What do you think could be the reason? इस पूरी
इस सबको प्रिवेंट करने के लिए, इलनेस को ठीक करने के लिए हमें एक अप्रोप्रिएट हेल्थ केयर फैसिलिटी की ज़रूरत है, जैसे कि हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, यू नो दैट, जिससे कि जो पेशेंट है उसको पूरी प्रॉपर केयर मिल सके, पूरी सर्विस मिल सके, राइट। लेकिन ऐसी सिचुएशंस को चलाने के लिए, ऐसी फैसिलिटीज़ को चलाने के लिए हमें हेल्थ वर्कर्स और नर्सेज और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है, जो कि एडवाइस कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं इलनेस का। And we also need medicines and equipments that are necessary for treating the patients. And these facilities are required to take care of us. So basically in this chapter, अभी हमने ये पढ़ा कि किस तरीके से हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है और लैब्स की ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है, ठीक है, अलग-अलग चीज़ें, क्योंकि तरह-तरह के टेस्ट होते हैं, फिर दवाइयाँ हैं तो मेडिकल शॉप्स की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। एंड देन वी आल्सो नीड आवर स्टाफ, जो भी मेडिकल स्टाफ होगा वो पूरा। अब वन थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू ऑल इज दैट इन दिस चैप्टर हम कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिपीटिंग चैप्टर है, ठीक है, थोड़ा सा रिपीटिंग चैप्टर है ये। यहाँ पे हम वही चीज़ मेनली पढ़ेंगे, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ, तो कैसे दोनों का एक्सपेंस वगैरह है, वही सब चीज़ें। कुछ बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है दैट इज़ वेरी सब्सटेंशियल, बट अगेन इट इज़ नेसेसरी एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि ये थोड़ा लॉन्ग ना जाए, बट आई नो दिस विल एंड अप गेटिंग लॉन्ग एनीवेज। सो इफ यू आर गेटिंग बोर्ड तो इसको थोड़ा सा स्किप करके लास्ट वाला देख लो, मैं एक समराइज इसको कर दूंगी लास्ट में, ठीक है, तो इशू नहीं होगा तुम लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडिया से लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, पता है हमें, क्लिनिक्स भी बहुत सारे हैं हमारे पास, हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, ठीक है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ अ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को रन करने का। गॉट माई पॉइंट? बट दिस इज अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम क्या होता है? पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स का जो कि सरकार चलाती है, जो कि रन बाय द गवर्नमेंट होते हैं। गॉट इट? India has the ability to look after the health of a large section of its population scattered over hundreds of thousands of villages. इंडिया के पास एक ऐसी एबिलिटी है कि वो अपना लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है उसकी हेल्थ का ख्याल रख सके, हर गांव में, हर शहर में जा जाके वो हम अपना ख्याल रख सके। हमारे पास इतना एक्सपीरियंस भी है और इतने रिसोर्सेज भी हैं, ठीक। मोर ओवर देयर हैज़ बीन अ फिनोमिनल एडवांसमेंट, और बहुत ज़्यादा मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट भी हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास और नई टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आ गए हैं और वो हमारी कंट्री में अवेलेबल भी हैं। लेकिन ये तो हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था इधर हमने पढ़ा था कि किस तरीके से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हमारे पास हैं। लेकिन जब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा तब हमने रियलाइज़ किया कि कैसे पुअर कंडीशन है हमारी हेल्थ की सिचुएशन की, कितनी बेकार कंडीशन है इस देश पे। लेकिन जब हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, सेकंड कॉलम पढ़ा, तो हमने फाइंड आउट किया कि किस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पुअर हेल्थ सिचुएशन हो चुकी है हमारी कंट्री में, और कैसे जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हैं वो हो तो रहे हैं लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। दिस इज़ अ पैराडॉक्स, यानी कि कुछ कॉन्ट्रोडिक्टरी है जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था उससे। हमारी जो देश है, हमारी जो कंट्री है, उसके पास पैसा भी है, नॉलेज भी है, लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी हम अपना नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं सब लोगों को। अब यहाँ पे हाकिम शेख की एक स्टोरी दी है। ही वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति PBKMS, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए काम करती है वेस्ट बंगाल में। तो हुआ क्या था कि इनका एक बार एक्सीडेंट हो गया था, इनको काफ़ी चोट आई थी सिर पे, और ही वॉज इन अ सीरियस कंडीशन और इनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो इनको एक हॉस्पिटल में लेकर जाया गया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इनको लेके जाया गया कोलकाता में। बट हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया कि दे कैन नॉट एडमिट हिम, क्योंकि उनके पास एक स्पेयर बेड नहीं है, यानी कि खाली बेड नहीं है, सारा बेड भरे हुए हैं हॉस्पिटल के। दूसरे हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है, है ना, जो भी आपके ट्रीटमेंट में लगेंगे। इस तरीके से जो 14 घंटे थे उनके, जो क्रिटिकल स्टेट के 14 घंटे थे, वो उन्होंने इसी सब में वेस्ट हो गए। अब फिर उनको किसी और 8 अलग-अलग हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन उनको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने एडमिट नहीं किया और फिर फाइनली उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ा, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट हुआ। उनको काफ़ी सारे पैसे भी खर्च करने पड़े। तो एंग्री और अपसेट वो दोनों थे, ठीक है, कि इस तरीके से कैसे कोई भी गवर्नमेंट का हॉस्पिटल कर सकता है, उनको रिफ्यूज़ कर सकता है एडमिट करने से। तो तब हाकिम शेख और ये जो PBKMS है, इन्होंने एक कोर्ट केस फाइल कर दिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि कोर्ट केस का क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा
अभी यहाँ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे भी द कॉस्ट ऑफ अ क्योर है, मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देती हूँ। ये 2 बच्चे हैं, ठीक है? इनमें से एक बच्चे, दोनों बच्चे बीमार थे, तो एक बच्चे के पापा के पास काफ़ी पैसे हैं, एक बच्चे के पापा के पास पैसे नहीं हैं। तो इनमें से जो एक बच्चा है वो गया था प्राइवेट हॉस्पिटल। वो बता रहा है यहाँ पे वो बता रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से जो उसका हॉस्पिटल है जिसमें वो गया था, इट वॉज अ वेरी गुड हॉस्पिटल। वहाँ पे सब लोगों ने बहुत ज़्यादा साफ सफाई थी, ठीक है? और इसको किसी लाइन में भी नहीं खड़ा होना पड़ा, लेकिन जाते ही पैसे ज़रूर देने पड़े। फिर जो नर्स थी जो इसका ब्लड टेस्ट सैंपल ले रही थी, उन्होंने इससे कितने प्यार से बात करी, फिर डॉक्टर इससे कितने अच्छे से बात कर रहा था, एंड ऑल दो सर्टेन सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना? एंड फिर वो पूछता है अपने दूसरे वाले दोस्त से कि तुम्हारा क्या कैसा रहा, किस तरीके से एवरीथिंग वाज हैपनिंग। तो वो बोलता है कि तुम्हारे वाले से तो बिल्कुल अलग था। पहली बार तो मुझे पापा ले जाना ही नहीं चाह रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि पापा बहुत टाइम लग जाएगा। फिर उसके बाद जब हम गए तो बहुत लंबी लाइन मिली हमें ओपीडी के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। उसके बाद हमें जब ब्लड टेस्ट के लिए बोला, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी लाइन लगी हुई थी। जब मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे भी भीड़ लगी हुई थी। फिर उसके बाद ब्लड टेस्ट भी आया 3 दिन बाद, और जब मैं 3 दिन बाद वापस गया हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तब कोई दूसरा ही डॉक्टर बैठा था वहाँ। जिस डॉक्टर को मैंने पहले दिखाया था वो नहीं बैठा था। फिर उसने ये कह दिया कि इसको तो वायरल फीवर है, कुछ नहीं है, ये थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, एक मेडिसिन दे देता हूँ मैं इसे। लेकिन यहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले को बहुत सारी मेडिसिन मिली थी। तो वो कह रहा था कि मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मुझे वो पूरा कॉस्ट पड़ी कम से कम 3500, ठीक है? और यहीं पे ये वाला बच्चा बोल रहा है इतना ज़्यादा, मेरा ट्रीटमेंट तो बस 150 रुपीज़ में हो गया। नाउ यहाँ यू नोटिस कि पहले वाले ने भले ही बहुत ज़्यादा पैसे दिए, लेकिन उसको ट्रीटमेंट और फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी मिली है। और वहीं दूसरे वाले ने भले ही 150 रुपीज़ दिए, लेकिन उसका ट्रीटमेंट और फैसिलिटी देख लो, right? So you have basically understood all the difference between this private sector and public healthcare, right? तो प्राइवेट वो है जो प्राइवेट ओन होता है, कोई इंडिविजुअल ओन कर रहा है, कोई कंपनी ओन कर रही है। पब्लिक वो है जो कि गवर्नमेंट ओन कर रही है पब्लिक के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स होते हैं। पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक सर्विस एक चेन ऑफ हेल्थ केयर सेंटर होती है जो कि गवर्नमेंट रन करती है। ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें हर तरीके की प्रॉब्लम से। यहाँ पे कॉमन इलनेस से लेके स्पेशल सर्विसेज दोनों होती हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है? और विलेज लेवल पे हेल्थ सेंटर्स होते हैं जहाँ पे यूजुअली एक नर्स और विलेज हेल्थ वर्कर काम करते हैं। वो ट्रेंड होते हैं कॉमन इलनेस वगैरह को ट्रीट करने में और डॉक्टर्स के अंडर काम करते हैं। और इन सब चीज़ों को कई बार इन सारे सेंटर्स को कहते हैं पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ऐसे सेंटर कवर करते हैं काफ़ी विलेजेस को रूरल एरियाज़ के अंदर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, ठीक है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। पीएचसी कहाँ होता है? गाँव के अंदर। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहाँ होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी होता है जो कि सुपरवाइज करता है सारे हेल्थ सेंटर्स को। बड़ी बड़ी सिटीज़ में जहाँ पे मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी होते हैं, जैसे एक अमन को लेके गया था जहाँ पे, ठीक है? वहाँ स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होता है, जैसे कि एक हाकिम शेख की स्टोरी में हमने पढ़ा। तो ये जो हेल्थ सर्विस कॉल्ड, इसको हम जो पब्लिक बोल रहे हैं वो काफ़ी रीजंस की वजह से बोल रहे हैं। पहला कि इसका कमिटमेंट है कि सारे सिटीजन्स को हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश करे हैं हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स, और ये जो रिसोर्सेज हैं जो इन हॉस्पिटल को चलाने में लगती हैं वो सारे के सारे हमारे टैक्स के पैसे से आती है। गेटिंग माई पॉइंट? पैसा कौन देता है? सरकार देती है। तो इसीलिए ये जो सारी सर्विसेज हैं ये सब लोगों के लिए होती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम का ये है कि ये सभी को एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है, या तो फ्री में या तो कम से कम पैसे में, ताकि जो पुअर से पुअर बच्चे भी हैं, जो पुअर से पुअर लोग भी हैं, वो भी आके अपना ट्रीटमेंट ले सकें। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन पब्लिक हेल्थ का ये होता है कि वो एक्शंस लें ताकि जो ऐसी प्रिवेंटेबल बीमारियां हैं जो फैलती हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेज, उनको प्रिवेंट कर सकें, जैसे कि टीबी, विच इज ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा एट्सेट्रा, डायरिया, चिकनगुनिया एट्सेट्रा, राइट? ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है गवर्नमेंट को जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं होगा। जैसे कि अगर आप भी एक कैंपेन देखोगे तो मॉस्किटोज जो होती हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो कूलर की टंकी है उसमें पानी तो नहीं भरा हुआ, क्योंकि मॉस्किटोज वहाँ ब्रीड कर जाते हैं। उस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इधर उधर काफ़ी ज़्यादा मॉस्किटोज इधर उधर फैल जाते हैं, ठीक है? छत पे कहीं पानी तो नहीं भरा हुआ,
इस तरीके से। तो हमें भी ये ध्यान रखना पड़ता है, बट कहीं न कहीं सरकार की भी ज़िम्मेदारी होती है, वही तो ये सारी चीज़ें करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं सारी चीज़ों का, है ना? और सड़क पे तो कहीं पानी नहीं भरा हुआ, और ये जो अब आई डोंट नो अगर तुम लोगों के यहाँ होता है तो नहीं, बट यहाँ पे ना ऐसे नगर निगम की एक पूरी गाड़ी जाती है जो कि वो सब स्प्रे करते हुए जाती है, मच्छर का कुछ तो पेस्टिसाइड और समथिंग। अब हाकिम शेख की स्टोरी की अगर बात अगर हम करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इंश्योर करे सारे सिटीजन्स का वेलफेयर और उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। हाईलाइट कर लो इसे। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू ऑल। ठीक है, गवर्नमेंट को सेफगार्ड करना है राइट टू लाइफ, इसको बचाना है, हर इंसान का एक राइट टू लाइफ है। कोर्ट ने कहा कि जो भी उनको प्रॉब्लम हुई इन सारी चीज़ों की वजह से, उसकी वजह से उनको जान भी जा सकती थी। तो अगर हॉस्पिटल उनको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता, इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ हिज लाइफ इज नॉट बीइंग गिवन। तो कोर्ट ने कहा कि ये ड्यूटी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, वो नेसेसरी हेल्थ सिचुएशन और सर्विसेज प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग द ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशंस। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ को अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी ही होगी, ठीक है, नेसेसरी ट्रीटमेंट देना ही चाहिए। हाकिम शेख को क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं दिया गया वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, तो कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि वो उन्हें पैसे दें जो भी उन्होंने अपने इलाज पे खर्च किए थे वो सारे। ये हो गया यहाँ पे हमारा पब्लिक हेल्थ। अब आ जाओ प्राइवेट हेल्थ पे। प्राइवेट हेल्थ मतलब बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हमारी कंट्री में, पता है आपको। बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जो कि अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं, अपने खुद के प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। रूरल एरिया में भी आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाएगा, जो कि आरएमपी कहीं ना कहीं आपको आराम से रूरल एरिया में भी मिल जाएगा। अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर रखी है अपनी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। कोई कार्डियोलॉजिस्ट है, कोई गायनिकोलॉजिस्ट है, कोई ऑप्थेमोलॉजिस्ट है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट है, ठीक है, कोई गैस्ट्रो है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट है। तो इस तरीके से सारे सब लोगों ने जो है स्पेशलाइजेशन कर रखी है। तो देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम जो कि प्राइवेटली ओन भी हैं। बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जो कि टेस्ट भी करते हैं, तरह तरह की स्पेशल फैसिलिटीज़ भी देते हैं, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, ऑल दोस। तो ये सारी ही चीज़ें हैं, और मेडिकल शॉप्स भी हैं जहाँ से आप दवाई ले सकते हो। ये सारी प्राइवेटली ओन्ड है, जैसे कि नाम में पता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। तो ये कोई गवर्नमेंट वगैरह नहीं ओन कर रही है, ये लोगों ने इंडिविजुअली खुद ही ओन कर रखा है। जैसे कि पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को गवर्नमेंट ओन करती है, यहाँ पे लोग अपना खुद इंडिविजुअल ओन कर रहे हैं। तो प्राइवेट फैसिलिटी में क्या है कि लोगों को पैसे भी देने पड़ते हैं हर सर्विस के लिए जो भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि प्रेजेंस है आज प्राइवेट फैसिलिटीज़ का हर जगह, आप देख सकते हो। आप तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट वाले लोग भी इसमें इन्वेस्ट करने लगे हैं और उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स खोल लिए हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी सब हॉस्पिटल्स खोल रही हैं, और वो मैन्युफैक्चर भी करती हैं, बेचती भी हैं अपनी दवाइयाँ, दोनों चीज़ें हो रही हैं। मेडिकल शॉप भी आपको हर जगह मिल जाएगी। तो यहाँ बात क्या है बेसिकली, इस तरीके की चीज़ में क्या है, आपको पैसे बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, ठीक है। इंडिया में प्राइवेट सर्विसेज बढ़ तो रही हैं, लेकिन पब्लिक सर्विसेज नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। एंड जो भी लोगों को प्राइवेट सर्विसेज में अवेलेबल है, वो लोगों को, पब्लिक वालों को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सारे के सारे एक तो प्राइवेट सेक्टर्स अर्बन एरिया में ही घुसे हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे ही सारे बने हुए हैं। और ये सर्विसेज जो हैं प्राइवेट वाली, ये सब चलती हैं प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो इन सर्विसेज की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है, और मेडिसिन होती हैं एक्सपेंसिव, और कई लोग इनको अफोर्ड नहीं कर पाते और उन्हें पैसे उधार भी लेने पड़ते हैं। और पैसा कमाने के लिए, ताकि प्राइवेट सर्विसेज पैसा कमाए, कई बार ये जो है माल प्रैक्टिस भी करने लग जाते हैं, ये इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस भी करने लग जाते हैं, ये चीपर मेथड्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ठीक है। पैसे तो आपसे उतने ही ले रहे हैं, लेकिन चीप मेडिसिन लगा देंगे, चीपर चीज़ें दे देंगे, और डॉक्टर्स आपको फालतू की दवाइयाँ ज़्यादा दे देंगे। मान लो अगर आप 2 टैबलेट में 4 टैबलेट में सही हो जाते हैं, लेकिन दे वुड स्टिल से कि एडमिट हो जाओ, मेडिसिन ले लो, इंजेक्शन ले लो, सलाइन बॉटल ले लो, ठीक है, ये ले लो, वो ले लो। And I have been a part of a hospital. I have worked in a corporate chain hospital for a while, so I know how they run, and they simply run on their profit only. ठीक है, I have been a part of it. I know how that works. There is a huge need for a good public hospital in our country. I've visited both the hospitals, क्योंकि उस time पे it was my work to do that. And honestly, this is all is true. You're getting my point. Private hospitals, specifically the corporate chain hospitals, are so much into the greed of themselves that they so want to earn the money that they will do whatever they can do. जिस भी तरह से उन्हें तुमसे पैसे मिल सकते हैं वो खींच के ही रहेंगे।
और barely 20% ऑफ द पॉपुलेशन ही है जो सारी मेडिसिन अफोर्ड कर सकता है, जो भी उनके इलाज के दौरान चलती हैं, और बाकी लोगों को जो है पैसे उधार लेने पड़ते हैं। जो पुअर लोग होते हैं, ठीक है, उन लोगों को उधार लेने पड़ते हैं। तो हर इलनेस में उनको काफ़ी ज़्यादा तनाव भी हो जाता है कि पैसे कहाँ से आएँगे। और जो अंडर नरिश्ड लोग हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। पुअर भी हैं, अंडर नरिश्ड भी हैं। ये फैमिलीज़ के पास इतना भी नहीं है कि वो खाना भी खा पाएँ, उनको बेसिक सर्विसेज़ नहीं मिलती हैं, जैसे कि साफ़ पानी, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स एक्सेट्रा। तो उस वजह से वो और ज़्यादा बीमार पड़ने लग जाते हैं। और समटाइम्स सिर्फ पैसे की कमी ही नहीं होती लोगों को। मेडिकल एग्जाम्पल के लिए ये भी एक होता है, जो सोसाइटी में एक नॉर्म बन रखा है कि वुमेन हेल्थ को इतना फोकस नहीं किया जाता। वो बीमार है तो कोई बात नहीं, बट अगर कोई आदमी बीमार है, कोई मेन हेल्थ को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और ट्राइबल एरियाज़ में बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स हैं, वो भी प्रॉपर्ली नहीं चलते हैं, तो उनको भी कुछ ज़्यादा सर्विस उन्हें नहीं मिल पाती है, और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज वहाँ पे है नहीं। तो हो क्या सकता है यहाँ पे, देखो, एक तो ये पता है हमें कि हमारी कंट्री की हेल्थ की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो क्वालिटी हेल्थ के सर्विस प्रोवाइड करे अपने सारे सिटीजन्स को, ठीक है, स्पेशली उन्हें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पुअर हैं, जो डिसएडवांटेज हैं। हाउएवर हेल्थ इज़ मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक इम्यूनिटीज़। अब हेल्थ सिर्फ हॉस्पिटल्स पे ही नहीं, बेसिक इम्यूनिटीज़ पे भी डिपेंड करती है, सोशल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है, एक हेल्थ केयर की सर्विसेज पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया, वही साफ़ पानी, साफ़ रहने की जगह, एडिक्वेट हाउसिंग वगैरह वगैरह। तो दोनों ही चीज़ों पे हमें काम करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं केरला के और कोस्टा रिका के। तो केरला में 1996 में गवर्नमेंट ने काफ़ी मेजर चेंजेस किए, जो था 40% अपना पूरा स्टेट का जो पैसे थे वो सारी पंचायतों को दे दिए, जिसके थ्रू वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएँ। इससे क्या हुआ कि विलेजेस के पास क्या थे, प्रॉपर प्लानिंग हो गई थी कि उनका पानी कैसे आएगा, खाना कैसे होगा, वुमेन का डेवलपमेंट एंड एजुकेशन कैसे होगा। इसका मतलब ये था कि वाटर सप्लाई स्कीम भी चेक हो पा रही थी, स्कूल्स भी अच्छे से काम कर पा रहे थे, ठीक है, आंगनवाड़ीज़ वर इंश्योरेंस, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑन द विलेज वर टेकिंग अप, हेल्थ सेंटर्स भी बहुत इंप्रूव हुए, और उस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सिचुएशन अच्छी हो गई। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि शॉर्टेज होने लगी दवाइयों की, दवाइयाँ कम पड़ने लगी, हॉस्पिटल बेड कम पड़ने लगे, डॉक्टर्स इनफ नहीं थे, है ना? ये सारी चीज़ें थी जिनको एड्रेस करने की बाद में ज़रूरत पड़ी, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ें अच्छी हुई यहाँ। अब कोस्टा रिकन अप्रोच के बारे में अगर हम पढ़ते हैं यहाँ, तो कोस्टा रिका एक हेल्दीएस्ट कंट्रीज़ माना जाता है साउथ अमेरिका में। मेन रीज़न उसका ये है कि कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ है, कई साल पहले कोस्टा रिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक भी आर्मी नहीं रखेंगे, दे विल नॉट हैव एन आर्मी। इससे क्या हुआ, जो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट है उसको हेल्प मिली कि वो जो पैसा आर्मी पे खर्च करते, अब वो लोगों की हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करेंगे और अदर बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ द पीपल पे खर्च करेंगे। तो कोस्टा रिकन गवर्नमेंट ने ये बिलीव करती है कि लोग अगर हेल्दी होंगे, अगर उनका डेवलपमेंट होगा, और अगर लोग अपनी अटेंशन देंगे अपनी हेल्थ को, तो थिंग्स विल बी वेरी fine. So the Costa Rican government provides all these basic services and amenities to all Costa Ricans. For example, वो एक safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, health, education सब कुछ देता है वहाँ पे, और health education बहुत important consider करी जाती है कोस्टा रिका में। और जो knowledge है health की, वो भी is an essential part of education at all levels. Now, just give me a minute. अच्छा, तब तक ये वाले जो क्वेश्चन है ये देखो। इस चैप्टर में हमने ये देखा कि हेल्थ एक वाइडर कॉन्सेप्ट है इलनेस से। इस कोट को देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन अनएक्सप्लेन्ड टर्म्स, लिविंग स्टैंडर्ड इन पब्लिक हेल्थ इन योर ओन वर्ड्स। ये अटेम्प्ट करोगे आप, ठीक है, इसको एक बार कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, 50-60 वर्ड्स पॉइंटर्स जैसे भी कर सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच द गवर्नमेंट डिस्कस एंड कैन टेक हेल्प टू प्रोवाइड हेल्थ केयर फॉर ऑल, डिस्कस, ये भी करना है। डिफरेंसेस क्या है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, इतना ही करो, इन योर एरिया कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ तक बस। ये एक बार अटेम्प्ट करो, जैसे भी कर सकते हो, 50 वर्ड्स पॉइंटर्स जैसे भी। और इम्प्रूवमेंट इन वाटर एंड सैनिटेशन कैन कंट्रोल मेनी डिजीजेस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। एक बार इसको भी अटेम्प्ट करो, ठीक है। बाद में जब वन शॉट आएगा तब तो करेंगे ही साथ में अटेम्प्ट। अब यहाँ देखो कोस्टा रिका में सबसे पहली चीज़ यहाँ क्या हुई है, ये एग्जाम्पल्स है जो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ केयर फैसिलिटी में जब इन्वेस्ट करती है, एजुकेशन में जब इन्वेस्ट करती है, तो लोगों को बेटर हेल्थ आउटकम मिलता ही मिलता है। अब आपको ये लग रहा होगा पहली बात कि मिलिट्री अबॉलिश कर दी यहाँ पे, तो फिर कैसे चल रहा है काम। तो कोस्टा रिका ने अपनी मिलिट्री जो है वो 1948 में अबॉलिश करी थी, जब एक सिविल वॉर के बाद, और उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंड किया था 1949 में कि वो परमानेंट मिलिट्री नहीं रखेंगे। अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करता है, दिस माइट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड। पहला तो उनके पास पुलिस फोर्स है। कोस्टा रिका के पास एक वेल ट्रेन्ड नेशनल पुलिस फोर्स है जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को हैंडल करता है। फिर उनके पास बॉर्डर पुलिस भी है, फिर उनके पास कोस्ट गार्ड्स भी हैं, ठीक है, जो कि उनकी टेरिटरी को, जो वाटर टेरिटरीज हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। और एयर सर्विलेंस भी उनके पास है। और अगर कोई और कंट्री कोस्टा रिका को अटैक कर देती है तो कोस्टा रिका हेविली रिलाइज ऑन इंटरनेशनल लॉ एंड डेमोक्रेसी, सॉरी डिप्लोमेसी। इंटरनेशनल लॉ एंड डिप्लोमेसी उनके पास है। उनके स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज से। उनके काफ़ी कॉपरेशन अलायंसेस हैं, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो भी सिक्योरिटी मैटर्स होते हैं उनमें। और काउंटर नारकोटिक्स ऑपरेशन वगैरह जैसी चीज़ें भी उनके पास हैं। मेंबरशिप है उनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि उन्हें डिप्लोमेटिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। अब ये चैप्टर में नहीं था, अलग से बता रही हूँ, क्योंकि अगर डाउट आया हो तो थोड़ा सा एक डिप्लोमेसी का आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट तो सारे ही पढ़ने हैं ना इवेंचुअली। तो ये चैप्टर ये नहीं कह रहा है, पहली बात, तुम लोगों को अगर लग रहा हो कि सारी, तुम क्या सजेस्ट कर रहे हो कि सारे के सारे देश अपनी आर्मी भेज रहे हैं, नहीं, ये बता रहा है कि किस तरीके से कोस्टा रिका ने चूज किया कि वो अपना नेशनल बजट ज़्यादातर हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च करेंगे एक स्टैंडिंग मिलिट्री के बजाय, और किस तरीके से ये एक बेटर हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट में दिखाई दिया हमें कोस्टा रिका के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए दिखाई दे। तो ये एक एग्जांपल है जो कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ बताने के लिए सेटल किया गया है कि जब मोर रिसोर्सेज इन्वेस्ट करी जाती हैं हेल्थ केयर और एजुकेशन में तो पीपल को बेनिफिट होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्विकली समझ लो कि चैप्टर कहने की क्या कोशिश कर रहा है। पहला हमें पता है दैट हेल्थ शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन मनी, यहाँ पे यही बात हो रही है, ठीक है। अब मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फीवर है तो आप क्या करोगे, हॉस्पिटल ही तो जाओगे, ठीक है। अब अगर आपके पास 10,000 रुपये नहीं है ट्रीटमेंट के लिए तो क्या आपका इलाज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ना, तो अच्छे से होना चाहिए। ये तो नहीं है ना कि कोई आपको यहाँ भगा रहा है, कोई वहाँ भगा रहा है, कोई वहाँ भगा रहा है, 3 दिन बाद आना फिर डॉक्टर ही बदल गया। ये चीज़ें क्या अच्छी बात है? दे आर नॉट राइट। फिर 2 सिस्टम्स हमने इंट्रोड्यूस करे, प्राइवेट हॉस्पिटल, पब्लिक हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल क्या होता है, जो कि इंडिविजुअल और कंपनी ओन करती हैं। यहाँ पे बेटर फैसिलिटीज़ होती हैं, पर ये एक्सपेंसिव भी होता है क्योंकि एक तरीके का बिजनेस है, वेलफेयर नहीं है। पब्लिक हॉस्पिटल जो सरकार चलाती है, तो या तो फ्री होते हैं या लो होते हैं कॉस्ट में, ठीक है। और सरकार क्या करती है, लोगों का जो टैक्स मनी होता है वही इस्तेमाल करती है इस सब में। अब गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है, जब कुछ लोग पुअर हैं, कुछ लोग रिच हैं, अब उनके बीच में अगर सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल ही रहेंगे तो कई लोगों को तो ट्रीटमेंट मिलेगा ही नहीं ना, फिर तो वो मर जाएंगे ना। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हॉस्पिटल बनाए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाए, साफ पानी रखे, सैनिटाइजेशन रखे और डिजीज प्रिवेंशन रखे। पब्लिक हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके अंदर फिर चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि बहुत भीड़ हो जाती है, स्टाफ नहीं होता, दवाइयाँ नहीं होती, लंबा समय लगता है। तो इम्प्रूव करना उन्हें भी किसकी जिम्मेदारी है, सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो ये चैप्टर ये नहीं कह रहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल बुरे हैं, पब्लिक हॉस्पिटल बुरे हैं, या क्या अच्छा है क्या बुरा है। सिंपली ये बता रहा है कि एक हेल्थ केयर पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सभी के पास एक्सेस होना चाहिए इसका, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। गॉट माई पॉइंट? Private health is based on their ability to pay, but public health is based on the need for treatment. Got it? So the big idea of this is this entire chapter ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल क्यों है हमारी हेल्थ के लिए। गवर्नमेंट इसलिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसी के पास हमारे टैक्सेस जाते हैं, वही है जो हर तरीके से हर चीज़ को अवेलेबल करके दे सकती है। और हेल्थ का सिर्फ मतलब ये नहीं होता कि हम फ्री फ्रॉम डिजीजेस हैं, हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि हमें साफ पानी मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, सैनिटेशन है हमारे पास, पोल्यूशन कंट्रोल है, वैक्सीनेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फिर पब्लिक प्राइवेट हेल्थ के बारे में समझ के, प्रॉब्लम समझ के कि क्या आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट का रोल क्या है कि वो हॉस्पिटल बनाएगी, हेल्थ सेंटर बनाएगी, वैक्सीनेशन करेगी, साफ पानी देगी पीने के लिए, सैनिटेशन रखेगी, डिजीज प्रिवेंशन करेगी और हेल्थ अवेयरनेस करेगी, ठीक है। कोस्टा रिका और केरला के बारे में समझ गए। अब समरी में एंड में समझ लो कि हेल्थ एक बेसिक नीड है। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पब्लिक हेल्थ केयर को अच्छे से प्रोवाइड करे, और पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर के अलग अलग रोल हैं, लेकिन सबको एक्सेस होना चाहिए कि उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले। गॉट इट? गॉट माई पॉइंट? दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। फिर यहाँ पे नीचे ग्लॉसरी दी हुई है, जैसे कि पब्लिक एक एक्टिविटी और सर्विस जो कि सब लोगों के लिए अवेलेबल होती है कंट्री में, और मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। इसमें स्कूल भी होते हैं, हॉस्पिटल भी होते हैं, टेलीफोन सर्विसेज भी होती हैं, और लोग डिमांड कर सकते हैं इन सर्विसेज को और सवाल भी उठा सकते हैं उनके नॉन फंक्शनिंग के ऊपर। फिर
प्राइवेट, एक एक्टिविटी और सर्विस जो कि ऑर्गेनाइज करी जाती है एक इंडिविजुअल और कंपनी के द्वारा अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। मेडिकल टूरिस्ट, ये रेफर करता है वो फॉरेनर्स जो किसी कंट्री में आते हैं स्पेसिफिकली अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए, जो कि उस हॉस्पिटल में मिलता है, जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज ऑफर करता है लोअर कॉस्ट में देन व्हाट दे वुड हैव पेड इन देयर ओन कंट्रीज। जो उन्हें अपने देश में पैसा देना पड़ता है उससे कम यहाँ पे आके वो पैसा दे रहे हैं और उन्हें बहुत बढ़िया सर्विस मिल रही है, तो उसे कह दिया, तो जो लोग आ रहे हैं उस चीज़ के लिए, जो फॉरेनर्स आ रहे हैं उन्हें कह दिया मेडिकल टूरिस्ट। कम्युनिकेबल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती हैं वाटर, फूड, एयर के थ्रू। ओपीडी एक शॉर्ट फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के लिए। इसमें जब लोग पहली बार आते हैं हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट दिखाने के लिए, सिर्फ डॉक्टर से मिलने के लिए, बात करने के लिए, एडमिट नहीं होने के लिए, एडमिट नहीं हो रहे हैं वो, सिर्फ दिखाने आए हैं, उसे कहते हैं ओपीडी। अब ओपीडी पढ़ रहे हो तो आईपीडी भी पढ़ लो। एक होता है आईपीडी, ये होता है इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन होता है बेसिकली, जैसे ओपीडी में पहली बार आए हो ना, बट यू आर नॉट बीइंग एडमिटेड, बट यहाँ पे आपका जो है एडमिशन होता है, आपको एक स्पेसिफिक वार्ड दिया जाता है। सो दिस इज ऑल आई हैड फॉर यू ऑल इन दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ठीक है, अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक कुछ खास था नहीं इस चैप्टर में, डिफरेंस ही था, और ये मतलब बताने की कोशिश थी, इंट्रोडक्शन था कि क्यों सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करे हमें अच्छे से और हमारा ख्याल रखे, और हेल्थ का ब्रॉडर टर्म। क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। दिस वाज ऑल, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।